हेलो विद्यार्थीगण, मैथ्स के कश्यप आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूं। आइए यूनिक पब्लिकेशन के इस मंच का बेहतर उपयोग इस प्रकार से करें कि सफलता सुनिश्चित हो। एक साथ स्वयं को आजमाने और अपने ज्ञान को विस्तृत आकार देने, ये दोनों एक ही मंच से, एक ही पुस्तक और उसका YouTube के माध्यम से उपलब्ध है। तो जहां कहते हैं कि एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकती, लेकिन यहां देखो एक म्यान में दो तलवार, दो धारी तलवार है, जहां केवल और केवल आपको लाभ मिलना है। यदि आप यूनिक पब्लिकेशन से जुड़ते हैं, उसके बुक को अपना साथी बनाते हैं, तो बुक तो आपके साथ निस्वार्थ भाव से रहता ही है। वहां के माध्यम से प्रश्नों को और सरल, तार्किक, ब्रॉड एक्सप्लेनेशन आपको मिलता है, जिससे अपनी नॉलेज को बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले देखना क्या है कि आज हम लोग 12/4/2024 जो प्रश्न पूछा गया उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और आप भली भांति परिचित हो चुके होंगे कि मैं एसके कश्यप जो हूं आपके सामने सामाजिक अध्ययन का, जिसका प्रश्न 71 से लेकर 90 तक के होता है, अर्थात वो 20 प्रश्न, जहां 20 प्रश्न यदि आप स्वयं बनाते हैं तो केवल 20 प्रश्न का उत्तर मिलता है। लेकिन जब आप यूनिक भारतीय के पब्लिकेशन और उनके विशेषज्ञ टीम से जुड़ जाते हैं YouTube के माध्यम से, तो हर एक प्रश्न पर कितना एक्स्ट्रा मिलता है वो तो गिनती आपके हाथों का क्षेत्र है। तो आइए नाजीबाद से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपके सामने पहला है। अब आइए क्वेश्चन को देखें। नाजीबाद, इतने दिनों के एक्सप्लेनेशन से तो स्पष्ट आपके दिमाग में वो फिगर आ गया होगा कि जब नाजीबाद बोला गया, तब नाजीबाद में कौन शामिल हो जाते हैं? नाजीबाद में हिटलर शामिल हो जाता है। ये तो आपको कन्फर्म हो चुके। हिटलर कहाँ का है? तो हिटलर जर्मनी का है, ये भी आपको ज्ञात हो चुका होगा। हिटलर जर्मन का क्या था? तो जर्मन का चांसलर रहा था। कब से कब तक रहा था? तो 1933 से लेकर 1945 तक रहा था। हिटलर क्या था कि जो मैं कहता हूं बस वही सही है, मेरा आदेश ही संप्रभु है। इस क्या था ये? किसका था? किसका विरोधी था? समाजवाद, जहां आय और संपत्ति के असमान वितरण। समाजवाद में क्या होती है? समानता। यही तो कहता है कि बस जर्मनी के सभी समस्या का जड़ जो है वो यहूदी है, तो यहूदी को मार दो। वो तो समानता के सिद्धांत के विपरीत काम करता था, समाजवाद के विरोध में काम करता था। सैनिकवाद नहीं था, वो नहीं था कोई तख्ता पलट कर दिया था, बल्कि मेरी हुकूमत, इसलिए वो सैनिकवाद के तहत ही एक प्रकार से काम करता था। जो काम सेना करती है जबरन अपनी बात, तो काम वही कर रहा होता है, वो भी तो वही काम कर रहा होता है। एक प्रकार का वो आतंक का वातावरण है और पूंजीवाद के समर्थन में काम ही कर रहा है, तो समाजवाद का विरोधी है। बिरसा मुंडा ने ईसाई मिस्त्रियों पर कब हमला किया? तो बिरसा मुंडा कहाँ के हैं? बिरसा मुंडा पहला क्या जानते हो कि ये झारखंड के हैं, नंबर 1। बिरसा मुंडा के द्वारा चलाया गया आंदोलन को उल गुलान, क्या बोलते हैं? उल गुलान, या उसे बोलते हैं मुंडा विद्रोह, उसे बोलते हैं मुंडा विद्रोह। ये कब हुआ था? तो 1899 में हुआ था। बिरसा मुंडा को किस नाम से जानते हैं? तो धरती आवा, इन्हें जो है धरती आवा के नाम से भी जाना जाता है। अब कहता है कि मिशनरी पर कब हमला किए। अब सोचो, बिरसा मुंडा मिशनरी पर हमला करने की बात यदि करें तो बिरसा मुंडा की यहां पर देखें कि बिरसा मुंडा जो है 3 फरवरी 1900 ईस्वी को
वो बंदी बना लिए गए, उन्हें जेल में रख दिया गया। और उसी वर्ष उनकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई, पेट खराब हो गया, और उसी वर्ष उनकी जो है सो मृत्यु हो जाती है जून को। तो जून 1900 ईस्वी में, जून 1900 ईस्वी मृत्यु हो जाती है। वो भगवान को प्यारे हो जाते हैं। अब सोचो जून में मर गए 1900 में, तो ये देखो विकल्प दिखता है 25 दिसंबर 1900, एक विकल्प तो खत्म हो गया, वो कभी हो ही नहीं सकता है। जून में मर गए और दिसंबर में आक्रमण किए, संभव नहीं है। 8 जनवरी चलिए 1900, यहां पर कुछ देर तक, क्योंकि 3 फरवरी गिरफ्तार हुए थे। और 24 दिसंबर 1889 जब विद्रोह हुआ 99 में, तो आक्रमण 10 वर्ष पहले किए थे, दूसरा विकल्प आपके समाप्त है। और मिशनरी पर हमला, अरे मिशनरी पर हमला जो है ईसा मसीह को करना है, तो क्या ईसाई मिशनरी मतलब जो उसका चर्च था, चर्च में लोग कब आते हैं? 25 दिसंबर, उसके पहले आना शुरू करते हैं। वो देखिए था क्या 25 दिसंबर 1899, ताकि वहां बड़े पैमाने पर चर्च में ईसाई लोग रहेंगे और वहीं पर रफा दफा मामला कर लेंगे। देखिए आंसर कितना सटीकता से आपके सामने हाजिर है। बोल्शेविक पार्टी, बोल्शेविक क्रांति। एक्सप्लेनेशन को तो ठीक है, ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं रहा है, लेकिन एक्सप्लेनेशन देखते देखते तो क्वेश्चन जो ही आएगा उत्तर तो एकदम। ये कब हुआ? 1917 में हुआ। कहां हुआ? तो रूस में हुआ। रूस में जार शासक को उखाड़ कर फेंक दिया गया। उसके नेता कौन थे? लेनिन थे। कार्ल मार्क्स कौन थे? तो ये वैज्ञानिक समाजवाद। कार्ल मार्क्स कौन है? तो ये वैज्ञानिक समाजवाद के जनक हैं। लेनिन के विचार किनसे प्रभावित थे? उसे क्या बोलते हैं? मार्क्सवादी। कार्ल मार्क्स का विचार मार्क्सवादी। तो लेनिन थे। लेनिन के बाद रूस का शासक कौन बनते हैं? तो स्टालिन। कौन बनते हैं? स्टालिन। तो ये प्रश्न भी अब होता क्या है, जब आप एक्सप्लेनेशन देखते हैं, मैंने कहा था कि हर एक प्रश्न पर केवल एक नहीं, 3-3, 4-4, 5-5 क्वेश्चन तक, किसी में चलिए ऐसा क्वेश्चन है तो 2 भी होता है, लेकिन 2 से कम तो कहीं है ही नहीं। इतना एक्सप्लेनेशन का देखिए लाभ क्या होता है। कुछ प्रश्न डायरेक्ट रिपीट आते हैं, तो कुछ प्रश्न उससे जुड़े हुए आते हैं, और हर एक प्रश्न का उत्तर, ये भी देखिए आप उत्तर दे देंगे। लेनिन हो गया। हिंद स्वराज, चलिए तो क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1809 ईस्वी में ये किताब महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया, जब वो दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। तो यात्रा के दौरान ये किताब लिखा गया, महात्मा गांधी के द्वारा लिखाया गया। जवाहरलाल नेहरू किताब भारत की खोज, इनकी किताब का नाम है भारत की खोज। लाला लाजपत राय ये गर्मपंथी लीडर में शामिल थे। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हुआ करते थे। लाला लाजपत राय ये गर्मपंथी लीडर थे, जो हिंदू महासभा के स्थापना में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। और दूसरा तो याद होगा, लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज किया गया था, है ना। न्यू डील, हाँ देखो ये नया क्वेश्चन आया। न्यू डील पॉलिसी, जब अमेरिका के प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व में आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई, तो आर्थिक मंदी के दौरान मंदी को दूर करने के लिए प्रोफेसर किन्स का जो सिद्धांत था, उसे अमेरिका में 1931-32 में लागू किया गया। उसे ही न्यू डील पॉलिसी। नया डील करना है, नई सड़क का निर्माण करना है, नया उद्योग लगाना है, नई पुल बनाना है, एकदम सरकारी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश करना है। न्यू डील पॉलिसी क्या है? तो न्यू डील पॉलिसी है सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बड़े निवेश को करना है,
ताकि लोगों को रोजगार मिले, रोजगार मिलेगा आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगा तो लोग सामान खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा और जीवन में यथावत आ जाएगी। तो इसे अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के द्वारा लागू किया गया। एडम स्मिथ को पूंजीवादी, एडम स्मिथ को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहला राष्ट्रपति थे, अमेरिका का पहला राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। कौन? साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1985 में हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है काठमांडू। मुख्यालय है कहाँ? काठमांडू। इसके सदस्य देश की संख्या कितनी है? 8 है। कौन कौन है? तो भारत, नेपाल, मालदीव, अब आइए चौथा श्रीलंका, पांचवा पाकिस्तान, छठा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, सातवां बांग्लादेश, सातवां बांग्लादेश, आठवां भूटान। अब जब आठों देश से आप परिचित हो गए कि सार्क का 8 सदस्य देश कौन कौन है, अब तो उत्तर मिल गया ना। उत्तर क्या हो गया? चीन एशिया का ही देश है, भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन क्या है? साउथ एशिया, दक्षिण एशिया। चीन दक्षिण एशिया में नहीं आता है, ये दक्षिण एशियाई देशों का क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। तो देखो क्वेश्चन की जानकारी एक हो गया, स्थापना 1985, मुख्यालय, वो जानकारी हो गया, सदस्य देश की संख्या, और ये सभी सदस्य देश से परिचित हो गया। उत्तर तो आपका हाजिर है, ये है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि यदि आप इस प्रश्न को स्वयं बनाते तो इससे आपको अंदाजा मिलता कि हमारे नॉलेज कितना है, कौन कौन प्रश्न को हम जानते हैं, और तब एक्सप्लेनेशन देखते तो आप बनिस्पत ज्यादा लाभ प्राप्त करते हैं। तो इससे तो स्पष्ट है कि यदि आपके हाथ में किताब हो, किसका? यूनिक भारती का, तो आप पहले अपने को भी आजमाइए और एक्सप्लेनेशन के माध्यम से अपने नॉलेज को ब्रीफ कीजिए। सही बात बोले ने? यदि हाँ तो आइए किताब को हाथ में लीजिए और बनाइए। पृथ्वी का कितना भाग जल है? आपको पता ही है कि पृथ्वी का 71% भाग जल है, उसके बाद 29% भाग जो है स्थल है। स्थल को यदि हम 100% का हिसाब किताब पर लेकर चलें, 100% माने स्थल में 26% पर क्या है? 26% पर पर्वत है, 33% पर पठार है, 41% पर क्या है? मैदान है। सागर की बात करें तो इसमें 97.3% क्या है? महासागर का क्षेत्र है। और उसके बाद का जो है लगभग 0.8% जल जो है वो हम लोग हमारे उपयोग में आता है। शेष जो जल है वो ग्लेशियर के रूप में है, ग्लेशियर के रूप में जो हमारी पहुंच से दूर है। और जब इतना आंकड़ा पता हो, इतना व्यवस्थित क्रम में, तो बोलो उत्तर तो स्वतः हाजिर है। अब अलग से उत्तर के लिए कुछ पढ़ना पड़ेगा, किसी किताब के पन्नों को पलटना पड़ेगा, किसी एआई को देखना पड़ेगा, या किसी गूगल को देखना पड़ेगा। तुम्हारे समय की बचत है। कम समय में बेहतर नॉलेज तुम्हारे पास उपस्थित है। ब्रूड लैंड कमीशन रिपोर्ट ने सतत विकास के बारे में विचार साझा किया। बताइए कि कैसे प्राप्त किया जा सकता, साझा किए और यह बताया कि इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। बस भूमिका क्या है?
सिंपल सा प्रश्न है, ब्रूड लैंड कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को कब प्रकाशित किया? एक लाइन का प्रश्न है, इसने अपनी रिपोर्ट को कब प्रकाशित किया? सिंपल सा प्रश्न आपके सामने दिया गया है। ये क्या भाई, बस उसको तो इतना घुमा कर लिखा ताकि हमारा विद्यार्थी जो अभी बच्चे हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाए और गलती कर दे। कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो है इसमें क्या है, हमारा साझा भविष्य। इसका जो हेडलाइन है, आवर फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर, इसका मूल थीम वाक्य है, हम लोग की साझा विरासत, आवर कॉमन फ्यूचर, इसका बिना है ताकि हमारा भविष्य कैसे सुरक्षित हो। यह कहता है कि हम आज भी विकास करें और कल भी मेरा विकास हो। हम अपने संसाधन का इतना उपयोग न कर ले कि हमारे आने वाले पीढ़ी के पास कुछ बचे ही नहीं। तो संसाधन, रिसोर्स का हम इस प्रकार से प्रयोग करें कि हम भी करें और आने वाले बच्चे भी उसका प्रयोग करते रहें। काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन, तो काकरापारा हमारे देश में, अब देखो ये हम तो एक क्वेश्चन था उसको बताए थे कि हमारे देश में कहां कहां, यदि आपने एक्सप्लेनेशन देखा, लेकिन कब देखिएगा, जब किताब खरीदोगे तब तो। यदि किताब आपने खरीद लिया होगा तो एक्सप्लेनेशन तो देखा ही देखा होगा। कर्नाटक का नाम क्या है? कैगा। आंध्र प्रदेश में तो परमाणु ईंधन है ही नहीं। महाराष्ट्र में क्या है? तारापुर। गुजरात आपका काकरापारा। चलो, यूपी नरौरा, यूपी नरौरा। राजस्थान रावत भाटा, राजस्थान रावत भाटा। मद्रास अर्थात तमिलनाडु, तमिलनाडु मद्रास में है कलपक्कम। कल मद्रास में कौन है? मद्रास में कलपक्कम। और तमिलनाडु का ही कन्याकुमारी, तमिलनाडु का ही कन्याकुमारी, कन्याकुमारी में है कडाईकूनल, कडाईकूनल। तमिलनाडु में दो है। अब देखो उत्तर क्या है, ज्ञात हो गया। इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1993 में। गुजरात के काकरापारा का निर्माण कब हुआ? तो 1993 में। देखो अब जान गए ने कि चलो 1 2 3 4 5 6 7, मर्द में 7 गो है ये, और 7 से आप परिचित हो गए। जैसे सार्क में 8 देश था, 8 से परिचित हो गए। चलिए अगला है, इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? अब ऐसा क्वेश्चन है, अब गंगा डॉल्फिन, गंगा केवल भारत में है ये है, और गंगा डॉल्फिन तो कहां चल जाएगा? थोड़ा सा अधिक सोचो तो बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में डॉल्फिन नहीं। डॉल्फिन मूलतः कहां है? तो डॉल्फिन मूलतः जो है भागलपुर से लेकर प्रयागराज, प्रयागराज में, और इसके बीच में कौन होता है? पटना के क्षेत्र में ये पाया जाता है। तो गंगा डॉल्फिन, गंगा में पाया जाने वाला डॉल्फिन। और चलो दूसरा क्वेश्चन क्या जान लो, ये जान लेना है कि गंगा डॉल्फिन को 2009 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलीय जीव, इसे जो है राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। व्हेल तो समुद्र के क्षेत्र में है, दुनिया का जहां भी समुद्र होगा व्हेल होगा ही। घड़ियाल अलग अलग नदियों के क्षेत्र में होता है। आपके देखिए भारत में चंबल नदी घड़ियाल का महत्वपूर्ण केंद्र हो जाता है। कछुआ तो समुद्री क्षेत्र में है ही है। तो गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन, तो गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? 2009 में। डॉल्फिन कहां पाया जाता है? तो भागलपुर से लेकर प्रयागराज के बीच पाया जाता है। किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास? सौर ऊर्जा मतलब क्या हुआ? सूर्य के प्रकाश से, सूर्य से तैयार बिजली। यह कैसा ऊर्जा है? यह अक्षय ऊर्जा है। यह किस प्रकार का ऊर्जा है? तो अक्षय ऊर्जा है। यह कैसा ऊर्जा है?
तो नवीकरणीय, नवीकरणीय ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा है। तो सौर प्लांट किस प्रकार की, जो कभी खत्म नहीं होगा, आज है कल भी रहेगा, आज है कल भी रहेगा और सदियों बाद भी रहेगा। सूर्य के प्रकाश से बिजली बनाते हो तो सूर्य के प्रकाश में कोई कमी नहीं आ जाती है। अब देखो राजस्थान का क्या क्षेत्र है, तो यहाँ का तो विशाल जो है ना, थार मरुस्थल है। तो मरुस्थल किसको कहते हैं, मरुस्थल क्या है, जहां वर्षा नहीं होती है, जहां गर्मी पड़ती है, जहां की गर्म जलवायु हो, वर्षा भी नहीं हो, जाहिर सी बात है वहां धूप तेज आएगी। जब धूप तेज होगी तो स्पष्ट है कि वहां सूर्य का प्रकाश लंबे समय तक मिलेगा। मरुस्थल है तो कोई घर मकान भी नहीं है, दूर दूर तक फैला हुआ मरुस्थल है जहां सूर्य का प्रकाश प्रचुर मात्रा में। अब मेघालय में तो मालूम है कि यहाँ का मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है, हरदम पानी पड़ेगा, तो सूर्य का प्रकाश मिलेगा कहां से। यदि राजस्थान विकल्प में नहीं होता, चलिए गुजरात दे सकते थे, कच्छ का रण, तो यहाँ पर प्रचुर, इधर तो बाकी तीनों असम और अरुणाचल मेघालय में तो वहां सालों भर बरसे होते, तो खाली पेड़े पौधा है, और वहां तो पेड़े पौधा भरा हुआ है, तो पेड़ काट के सूरज का प्रकाश बनाएंगे। नेपानगर, नेपानगर कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। नेपानगर में अखबारी कागज की स्थापना कब हुई, तो 1947 में हुई। ये जो है एशिया का, पूरे एशिया का, भारत का नहीं, एशिया का सबसे पुराना, एशिया का सबसे पुराना अखबारी कागज का मिल है। सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा फेमस है, सीमेंट उद्योग के लिए मध्य प्रदेश है, सीमेंट उद्योग के लिए राजस्थान है, सीमेंट उद्योग के लिए बिहार का रोहतास हुआ करता था, लौह इस्पात के लिए टाटा है, लौह इस्पात के लिए झारखंड का बोकारो है, चीनी उद्योग के लिए चलिए बिहार का, चलिए पश्चिम चंपारण, बिहार का पश्चिम, ऐसे भारत में नंबर 1 कौन है, यूपी है। बागमती परियोजना, बागमती नदी, ये भी देखो क्या है, बागमती नदी के बारे में था, यहाँ परियोजना है, आधा रिपीट क्वेश्चन है ना। तो बागमती नदी आपका काठमांडू, नेपाल का काठमांडू, बागमती नदी के तट पर है, सीतामढ़ी से होकर गुजरती है। भारत बिहार में सबसे पहले सीतामढ़ी में प्रवेश करती है, नेपाल से वो सीता, उसके बाद मुजफ्फरपुर, दरभंगा, इन सभी जगह, और अंत में वो कोसी नदी की सहायक नदी है। बागमती जो है वो किसकी है, कोसी की सहायक क्षेत्र में हो जाती है। पिनासों की सैनिक, पिनासे, अब देखो ये आप 9वीं क्लास में पढ़ोगे, ये कहाँ का है, देखो चिली का है। चिली कहाँ है, तो ये दक्षिण अमेरिका, चिली कहाँ है, तो ये दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का है, दक्षिण अमेरिका का महादेश है, जहां दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल आटाकामा मरुस्थल पाया जाता है। तो पिनासे की सरकार का तख्ता पलट, सैनिक ने कितने वर्षों तक, सैनिक जब तख्ता पलट कर, उसे क्या बोलते हैं, तख्ता पलट करते हैं। तो पिनासो की सैनिक सरकार किसका तख्ता पलट किया, अरे आज ठीक है पिनासो पूछ दिया, कल तो हो सकता है ना पूछते कि सैनिक सरकार ने किसका तख्ता पलट किया, तो कल ये भी पूछ देता है। उसका नाम है साल्वादोर अलेंडे, साल्वाडोर ओ यांदे, इनकी सरकार का तख्ता पलट किया गया। तख्ता पलट कब किया गया, तो 1973 में किया गया, और उसके बाद जनमत संग्रह, जनमत संग्रह के बाद 1988 में वहां से फिर से लोकतंत्र की स्थापना हुई। अब जोड़ो, माइनस करो, 1988 और 1973, 8 में 3 गया तो 5, 8 में 7 गया, 8 में 7 गया तो क्या हुआ 1, और 88 73 दोनों को भी जोड़ेगा जी, और 88 और 73 दोनों को भी जोड़ोगे ने, क्योंकि 88 में जो है वह 73 में 9 सितंबर को यहाँ 88 पूरा, अर्थात लगभग जो है 17 वर्ष, लगभग 17 वर्ष तख्ता पलट किया गया।
तो वो सरकार किसका था? तो पिनासो की सरकार का था। तो तख्ता पलट किया गया, पिनासो की सरकार का तख्ता पलट किया गया। कहां का था? चिली का था। पिनासो कौन था? तो सेना का थल सेनापति था। प्रधानमंत्री कौन था? तो सेल्वाडोर ओयंदे थे। बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? बिहार में 243 है, जिसमें 38 सीट जो है एससी के लिए और 2 सीट जो है एसटी के लिए आरक्षित है। 2 सीट एसटी के लिए आरक्षित है। शेष जनरल कैटेगरी में सभी उसमें ओबीसी से लेकर आता है। तो बिहार विधानसभा में अब चलिए कल ये पूछ सकता है कि विधान परिषद में कितना सीट है? तो विधान परिषद में 75 सीट है। कल पूछ सकता है कि बिहार में जो है लोकसभा का कितना सीट है? तो 40 सीट है। पूछ सकता है बिहार में राज्यसभा में कितना सीट है? 16 सीट है। अब बोलो कितनी इस क्वेश्चन को एक साथ, यही है यूनिक पब्लिकेशन का कमाल, जहां आपका हर एक प्रश्न पर एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है। हर एक प्रश्न पर आपको कुछ और जानने का अवसर मिलता है। हर एक प्रश्न आपको जो है कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देने का प्रयास करता है। तो यूनिक ही नहीं, इसका नाम ही नहीं है, और वास्तव में ये हर जगह अपने आप की यूनिकता को बनाए रखता है। भारत में आपातकाल अनुच्छेद 352 के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू की जाती है। इसकी घोषणा कौन करते हैं? इसकी घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। किसके सिफारिश पर? तो संघ का मंत्री परिषद, संघ का मंत्री परिषद की सिफारिश पर, संघ का मंत्री परिषद की सिफारिश पर घोषणा करते हैं। घोषणा करने के 30 दिनों के अंदर संसद में इसको मंजूरी मिल जानी चाहिए। तब तक 3 बार, पहली बार 1962 भारत चीन युद्ध के दौरान, नंबर 2 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान, नंबर 3 1975 आंतरिक और शांति के आधार पर। अब बोलो कितने सवाल को हल किए? इसकी गिनती तो आप बताना। भारत के संविधान में कौन सी समानता का अधिकार में शामिल नहीं है? देखो, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है। अब सबको हम लिख देते हैं। 14 कहता है कानून के समक्ष समानता। 15 कहता है कि जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करने। 16 कहता है अवसर की समानता। 16 कहता है अवसर की समानता। 17 कहता है अस्पृश्यता, छुआछूत, अस्पृश्यता का अंत। 18 कहता है उपाधियों का अंत। अब इतने है ये है। अब जोड़ो, तो कानून के समक्ष समानता 14, अस्पृश्यता 17, ये 16। लेकिन आर्थिक बराबरी कहां है? आर्थिक बराबरी कहीं उल्लिखित है? नहीं है। जब उल्लिखित ही नहीं है, हमारे संविधान में 14 से 18 तक में 5 गो है। ये है 1 2 3 4 5, और पांचों से आप परिचित हो गए। बोलो गलती हो सकता है प्रश्न किसी कीमत? तो अपनी समझ को विस्तृत करना है, ब्रॉड करना है। चिपको आंदोलन, देखो ये रिपीट क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 से हुई। कहां से हुई? उत्तराखंड में हुआ। किसने शुरू किया? सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा शुरू हुआ। नंबर 3, उत्तराखंड में कहां से शुरू हुआ? तो चमोली से शुरू हुआ। नंबर 4 क्या था? तो वृक्ष को काटने से बचाने, या वृक्ष को बचाने अर्थात पर्यावरण को बचाने से जुड़ा हुआ था।
अरे जब एक स्टैटिक जीके है तब भी देखो 4 सवाल। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लोकतंत्र बाय द पीपुल फॉर द पीपुल ऑफ द पीपुल। याद कीजिए, मैंने पहले भी कहा था ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर बार जब जब टेस्ट लिया है तब तब क्वेश्चन पूछा है। अरे क्योंकि छठा सतमा तो खाली लोकतंत्र, अठवा में तीनों में तो केवल लोकतंत्र ही पढ़ना, उसके अलावा कुछ पढ़ने दिया है? तो लोकतंत्र लोगों के बीच टकराव का भाव होता है क्योंकि सब लोग मिलकर काम करते हैं, सब लोगों की सत्ता में साझेदारी होती है। आर्थिक समानता का अभाव, निर्णय लेने में देर परंतु सही निर्णय, सामाजिक आर्थिक समानता। अरे सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, सब लोग की सहमति से काम हो रही है, नीति निर्माण में सबका योगदान है, तो असमानता कहां है? तो सब लोग समान दृष्टिकोण से यहां काम कर रहे होते हैं। और अंतिम सवाल जब आपके हाथ में है, किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की दुनिया का पहला लोकतांत्रिक देश कौन है? तो बिहार का वैशाली लिच्छवी। कब से? तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही बिहार के वैशाली में लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी। प्राचीन विश्वविद्यालय तो ये तो गुप्त काल में बना था। गुप्त काल में बनाया, किसने बनाया? तो कुमार गुप्त ने बनाया। नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार की साक्षरता दर तो अब तक भारत में सबसे कम है, उत्तर क्या हो गया? वैशाली का लिच्छवी। अब ये जानना है, इतना जान गए कि 20 क्वेश्चन पढ़े तो कम से कम 60 क्वेश्चन का उत्तर जान गए। अब 60 जाने तो वास्तव में कितना याद रहा? कि केवल इस कान से सुने, इस कान से बाहर हो गया, तो उसको आजमाना है। उसके आजमाने के देखिए यूनिक टेस्ट पास आपके पास उपलब्ध है। और इसके लिए कुछ नहीं, यूनिक ज्ञान एप्लीकेशन को ऑफिशियल ऐप को जो है डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने में तो आप एक्सपर्ट है ही हो, और यदि फिर भी दिक्कत हो, चलिए हेल्पलाइन नंबर है। तो इस प्रकार से विद्यार्थीगण आइए यूनिक पब्लिकेशन से जुड़े और सिर्फ लाभ ही लाभ प्राप्त करें। याद रखो, अभी से लेकर भविष्य में निवेश चाहे धन का हो या समय का हो, वही होना चाहिए जहां से आपकी सुरक्षित वापसी हो, रिटर्निंग की गारंटी हो। चलिए आज की सेशन को यहीं पर विराम देते हैं। कल नए सेशन के साथ नए प्रश्नों का पिटारा लेकर, नए PYQ लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।